कुछ सादगी भरे मगर गहरे सवाल आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। स्टोइक फिलॉसफी के ये सवाल आपके नजरिए को चुनौती देते हैं, आपके मकसद को साफ करते हैं और जिंदगी के बड़े फैसलों को देखने का तरीका बदलते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफर बातें नहीं हैं, ये ऐसे प्रैक्टिकल टूल हैं जो आपको आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति, मजबूती और असली मायनों में साफ सोच पाने में मदद करेंगे। चाहे आप मन की शांति चाह रहे हों, मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हों या जिंदगी में गहरा मतलब ढूंढ रहे हों, ये स्टोइक ज्ञान आपको असली बदलाव की राह दिखा सकता है। तो तैयार हैं उन सवालों को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? आइए उस ज्ञान को समझते हैं जो सदियों से चला आ रहा है। आखिर तक जरूर देखें, ये स्टोइक सवाल आपकी जिंदगी में स्पष्टता, मजबूती और गहरे उद्देश्य की राह खोल सकते हैं। 1. What is in my control and what is not? अपनी शक्ति में जो भी है उसका सबसे अच्छा उपयोग करो और बाकी को जैसे हो उसके लिए छोड़ दो। एपिक्टेटस की ये बातें बहुत गहरी हैं क्योंकि ये स्टोइसिज्म के दिल को छू जाती है। ये हमें उस पर ध्यान देने की प्रेरणा देती है जो सच में मायने रखता है, अपनी एनर्जी को उस चीज पर केंद्रित करने की जो हमारी नियंत्रण में है और बाकी सब को छोड़ने की। लेकिन हम अक्सर खुद से पूछने के लिए ठहरते नहीं हैं, असली में मेरे काबू में क्या है? बहुत बार हम जीवन की धारा में फंस जाते हैं, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरों की ओपिनियन को लेकर चिंतित होते हैं या उन स्थितियों को लेकर व्याकुल होते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम अपना कीमती समय सोशल मीडिया पर बेजा बर्बाद करते हैं, दूसरों की लाइफ को उनकी हाइलाइट्स से तुलना करते हैं या उन ट्रैफिक पर गुस्सा करते हैं जो हमें देर करा देते हैं। इनमें से कोई भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता, फिर भी हम इन पर अपनी मानसिक और भावनात्मक एनर्जी बर्बाद करते रहते हैं, जिससे हम निराश, थके हुए और भटके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत समझ बैठते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम क्या काबू में कर सकते हैं। स्टोइसिज्म चीजों को सरल बनाता है। इसके मूल में नियंत्रण की द्वैतता है, एक गहरी यट सरल अवधारणा। आप अपने विचार, क्रियाएं और विकल्प ही काबू में कर सकते हैं, इतना ही। बाकी सब दूसरे लोगों की ओपिनियन, मौसम, वैश्विक घटनाएं, यहां तक कि आपके प्रयासों का परिणाम, यह आपके नियंत्रण के बाहर है। यह किसी की हार मानने का संदेश नहीं, बल्कि शक्ति का संदेश है। अपने काबू में आने वाले चीजों पर ध्यान केंद्रित करके आप खुद को अनावश्यक भार से मुक्त कर सकते हैं और अपनी मानसिक शांति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस की सोचिए, जिन्हें रोमन इतिहास के सबसे कठिन समय का सामना करना पड़ा। एंटोनिन प्लेग। गवर्नर के तौर पर वह उस बीमारी को रोक नहीं सकते थे या उसके कारण होने वाले पीड़ा को नहीं हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से बाहर की चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया, धैर्य और साहस से नेतृत्व करना, संसाधनों का वितरण करना और मेडिटेशन में विचार लिखना, ताकि उनकी अपनी सहनशीलता मजबूत हो सके। उनका उदाहरण हमें याद दिलाता है कि अराजकता में स्पष्टता उस पर ध्यान केंद्रित करने का परिणाम होती है जिसे आप काबू में कर सकते हैं। तो आज हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? छोटी शुरुआत करें। जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो ठहरें और खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो जानबूझकर कार्य करें, अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। अपनी सोच को परिणामों को छोड़ने के लिए प्रशिक्षित करें और अपनी एनर्जी को प्रक्रिया में केंद्रित करें। जीवन हमेशा अप्रत्याशित रहेगा, लेकिन यदि आप अपने नियंत्रण में आने वाली चीजों को मास्टर कर लेते हैं तो आप तूफान में ताकत, स्थिरता और शांति पा लेंगे। और यही तो हम सब चाहते हैं। 2. Am I living according to my values? हर दिन हम कई छोटे बड़े फैसले लेते हैं जो उस व्यक्ति की झलक देते हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनी बार हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सच में अपने मूल्य के अनुसार जी रहा हूं? यह एक भ्रामक सवाल हो सकता है, लेकिन इसमें हमारी जिंदगी को फिर से आकार देने की ताकत होती है। मार्कस ऑरेलियस, एक स्टोइसिक फिलोसोफर और रोमन सम्राट, ने कहा था, एक अच्छे इंसान को क्या होना चाहिए इस पर बहस करना बंद करो, बस ऐसा बनो। यह कार्रवाई की पुकार है, हमें याद दिलाने के लिए कि अच्छाई एक सिद्धांत नहीं बल्कि अभ्यास है। हम जो मूल्य धारण करने की कसम खाते हैं, ईमानदारी, साहस, दया आदि कोरी बातें हैं, अगर ये हमारे कार्यों को आकार न दें, क्या आपके कार्य उन सिद्धांतों के अनुरूप हैं
जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हैं, या उनमें तनाव है जो दिखाता है कि इरादा और वास्तविकता के बीच में कुछ गड़बड़ है? यदि हम अपने मूल्य के अनुसार जीते हैं तो हमें पता होता है यह एक सताया हुआ असहजता, एक बेचैनी की भावना है। यह वह अंदर की आवाज है जो हमें बता रही होती है कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि हमने सुविधा के लिए ईमानदारी या महत्वाकांक्षा के लिए दया को समझौता कर लिया हो। ये उलझने उस व्यक्ति को कम कर देती हैं जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां अवसर है। हर पल हमें फिर से सही दिशा में जाने का मौका देता है। मार्कस ऑरेलियस को एंटोनिन प्लेग के दौरान याद करें। जब रोम में अराजकता और डर फैला था तो वह मजबूत खड़ा रहा और स्टोइसिज्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए साहस, कर्तव्य और शांत नेतृत्व को अपने में आत्मसात किया। उसने सिर्फ सहनशीलता के बारे में नहीं बात की, उसने इसे अपने जीवन में जिया। उसी तरह आपके मूल्य को आपका मार्गदर्शक बनना चाहिए, खासकर जब जीवन अनिश्चित या अभिभूत लगे। शुरू करने के लिए स्पष्ट शुरुआत करें। अपने मुख्य मूल्य लिखें। क्या ये केवल कागज पर शब्द हैं या क्या आप इन्हें अपने कार्यों में जीवित करते हैं? हर सुबह एक संकल्प करें, आज मैं ईमानदार रहूंगा, या आज मैं दूसरों के प्रति दयालु रहूंगा। आज रात को विचार करें, क्या मैंने आज अपने मूल्य को निभाया? यदि नहीं, तो कल मैं क्या अलग कर सकता हूं? एक अच्छे जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती, लेकिन यह हमेशा कोशिश के लायक होती है। जितना अधिक आप अपने कार्यों को अपने मूल्य के अनुसार लाइनअप करेंगे, उतना ही अधिक ऑथेंटिक और पूर्ण महसूस करेंगे। मार्कस हमें याद दिलाता है कि एक अच्छे इंसान के क्या होना चाहिए, इस पर बहस करने का समय बर्बाद मत करो, बल्कि उसे बनने का चुनाव करो। हर दिन, हर चुनाव उस व्यक्ति की ओर एक कदम है जिसे आप बनने के लिए थे। 3. हाउ वुड माई बेस्ट सेल्फ हैंडल दिस सिचुएशन? रोम के सम्राट और स्टोइक फिलॉसफी के अनुसार, अगर यह सही नहीं है तो उसे मत करो, अगर यह सच नहीं है तो उसे मत कहो। कभी कभी ये शब्द हमें बहानों से मुक्त कर देते हैं और बहुत ऊंचा मानक मांगते हैं। ये व्यक्ति को बताते हैं कि सच्चाई एक नियोक्ता नहीं है, यह स्थिर रहती है, और आपकी सबसे अच्छी अवस्था शॉर्टकट्स नहीं ढूंढती या जल्दी में निर्णय नहीं लेती। यह तर्क और गुणों के साथ कार्य करती है। लेकिन हम अक्सर कार्य करने से पहले रुकते क्यों नहीं? अक्सर हम गुस्से, डर या गर्व के कारण अपने निर्णय लेते हैं। हम ऐसी बातें कहते हैं जिनका हमें पछतावा होता है, या ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमें असुविधाजनक महसूस कराते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रतिक्रियाशील स्थान से कार्य करते हैं, एक सोचा समझा स्थान से नहीं। जब आप पूछते हैं कि आपकी सबसे अच्छी अवस्था कैसे प्रतिक्रिया करेगी, तो आप सांस लेने, विचार करने और सही तरीके से निर्णय लेने का स्थान बना लेते हैं। आप उस संस्करण तक पहुंचते हैं जो सिद्धांतों की तुलना में प्रेरणाओं के प्रति अधिक चिंतित होता है। मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण लें। जब एंटोनिन महामारी आई, वह डर या स्वार्थ में रिट्रीट कर सकते थे जब रोम एक विनाशकारी महामारी का सामना कर रहा था। इसके बजाय उन्होंने साहस, विनम्रता और सेवा का प्रतीक बनाया। उनके कार्यों को पैनिक से नहीं, बल्कि अपनी नेतृत्व करने की प्रतिबद्धता से निर्देशित किया गया था। यही होता है जब आप अपनी सबसे अच्छी अवस्था को बुलाते हैं, केओस से ऊपर उठना और अपनी सर्वोच्च मूल्यों के अनुरूप कार्य करना। तो इसे कैसे लागू करें? पहले यह परिभाषित करें कि आपकी सबसे अच्छी अवस्था का क्या अर्थ है। इसे विजुअलाइज करें। क्या यह धैर्य, बहादुर और करुणामयी व्यक्ति है? कोई अनुशासित, सच्चा और न्यायप्रिय व्यक्ति? और फिर इसे दैनिक जीवन में लागू करें। जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो एक क्षण के लिए रुकें और पूछें, इस समय मेरी सबसे अच्छी अवस्था क्या करेगी? गुस्सा करेगा या शांत रहेगा? आसान रास्ता या सही? यह अभ्यास जीवन को आसान नहीं बनाएगा, लेकिन आपके निर्णयों को स्पष्ट बनाएगा। हर बार जब आप अपनी सबसे अच्छी अवस्था के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप उस हिस्से को मजबूत करते हैं। समय के साथ स्पष्टता और गुण की उन क्षणों को आदतें बन जाती हैं, और आपका जीवन उन मूल्यों को दर्शाता है जो आपको सबसे अधिक प्रिय होते हैं। सवाल यह नहीं है कि जीवन आपको परीक्षा देगा, वह देगा।
सवाल यह है कि आप उन परीक्षणों को अपनी सर्वोच्च अवस्था के रूप में कैसे मिलेंगे। 4. What's the worst that could happen and can I handle it? कितनी बार हमने डर के कारण कार्रवाई करने से पीछे हटे हैं? असफलता, अस्वीकृति या अज्ञात के डर से हम उस संभावित नुकसान से लकवाग्रस्त हो जाते हैं जो हो सकता है। ऐसी सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करते हैं जो अक्षम्य प्रतीत होती है। लेकिन सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उस स्थिति को संभाल सकता हूं? जैसा कि सेनेका, स्टोइक फिलोसोफर ने कहा, जो मौत से डरता है वह कभी भी जीवित व्यक्ति जैसा कुछ भी मूल्यवान नहीं करेगा। यह केवल मृत्यु पर विचार नहीं है, यह कार्रवाई की पुकार है। अगर सबसे बुरे का डर हमें कार्रवाई करने से रोकता है तो हम जीवन की पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते। क्या होगा कि छायों में जीना आसान है, लेकिन सच्ची बहादुरी तो अपने डर का सामना करने में है। जब हम रुकते हैं और अपने आप से पूछते हैं सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो अक्सर हम महसूस करते हैं कि यह इतना भी भयानक नहीं होता जितना हमने सोचा था। और भले ही यह होता तो सवाल यह बनता है, क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? जब मार्कस ऑरेलियस ने एंटोनिन प्लेग का सामना किया तो उसने सबसे बुरे से नहीं छुपा। साम्राज्य पूरी तरह से खंडहर में था, लोग मर रहे थे और डर जैसे जंगल की आग की तरह फैल रहा था। लेकिन डर के साए में दुबकने या आराम की ओर भागने के बजाय उसने ताकत, सहानुभूति और सहनशीलता के साथ नेतृत्व करना जारी रखा। उसने संकट का सामना सीधे किया, जोखिमों को पूरी तरह से जानते हुए, लेकिन जो भी उसे सामना करना था उसे संभालने का दृढ़ संकल्प लिया। उसकी क्षमता सबसे बुरे का सामना करने और संकटों को पार करने की एक स्टोइक मानसिकता का प्रतिबिंब है। कुंजी है तैयारी। अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम भविष्य में होने वाली किसी चीज की कल्पना कर रहे होते हैं। जब आप अपने आप से पूछते हैं सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो आप खुद को वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। यह असहज होगा, शायद आप असफल हो सकते हैं, संभवतः, लेकिन क्या आप उसे संभाल सकते हैं? जवाब ज्यादातर मामलों में हां है। जब आप मानसिक रूप से विपरीत परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार करते हैं तो आप खुद को उस मानसिक शक्ति देते हैं जो उसे पराजित करने के लिए जरूरी होती है। अपने जीवन पर सोचें, उस अवसर का पीछा करने से क्या रोक रहा है? अपनी सच्चाई कहने से या विश्वास की छलांग लगाने से? सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या यह आपको कुचल देगा या आप उससे सीखेंगे, मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे? डर अक्सर हमें उस व्यक्ति बनने से रोकता है जिसके लिए हम बने हैं। सीधे उस डर का सामना करने से उसकी शक्ति टूट जाती है। सबसे बुरे स्थिति में क्या हो सकता है वास्तव में उतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था, और हां, आप इसे संभाल सकते हैं। 5. If this were my last day, would I be proud of how I lived? हम सभी रोजाना छोटे या बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन कितनी बार हम रुककर यह सोचते हैं, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मुझे इस तरीके से जीने पर गर्व होगा? यह एक आसान सवाल है, लेकिन यही सवाल हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका हमें हमारे मरने की सच्चाई पर विचार करने के लिए चुनौती देते हैं, एक ऐसे तरीके से जो हमें ठंडा और सशक्त दोनों बनाता है। आओ, हम अपने मन को इस तरह तैयार करें जैसे हम जीवन के आखिरी छोर पर खड़े हों। हम किसी चीज को टालें नहीं। उनका संदेश डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि समय की कीमतीता को महसूस करने के लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास अनगिनत दिन हैं और अपने सपनों, अपने मूल्यों और यहां तक कि रिश्तों को एक अच्छे समय के लिए टाल देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आज वही बेहतर समय हो? क्या होगा अगर आज वही आखिरी दिन हो? मार्कस ऑरेलियस ने रोजाना अपने मरने की सच्चाई का सामना किया जब उन्होंने रोम को संकटों से बाहर निकाला, जिसमें विनाशकारी एंटोनी प्लेग भी था। जबकि दूसरे डर के आगे झुक गए, उन्होंने मृत्यु के आने की अनिवार्यता को एक याद के रूप में अपनाया ताकि वह एक उद्देश्य के साथ जी सकें। उनका नेतृत्व सिर्फ उनके सम्राट बनने के कृत्यों से नहीं था, बल्कि यह इस बात से था कि उन्होंने अपने जीवन को सम्मान और ईमानदारी से कैसे जिया। अगर आज उनका आखिरी दिन होता तो वह सुनिश्चित करते कि वह एक पुण्य की धरोहर छोड़ जाएं। वह किसी खास पल का इंतजार नहीं कर रहे थे,
ताकि दया दिखाएं, साहस दिखाएं या स्पष्टता से जिएं। वह इस बात को जानते थे कि किसी भी समय पूरी स्पष्टता नहीं होती और हर पल में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है। यहीं पर हमें मृत्यु पर विचार करने की शक्ति मिलती है। जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मुझे अपने जीवन से गर्व होगा अगर आज मेरा आखिरी दिन हो, तो हम अपने असली उद्देश्य को पहचानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम अनावश्यक बातों पर समय बर्बाद नहीं करते और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे सबसे ऊंचे मूल्यों के अनुरूप होती हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, हमारा काम हो या हमारा व्यक्तिगत विकास। अब खुद से पूछें, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या अलग करता? क्या मैं अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिताता? क्या मैं किसी लंबे समय से टाले गए सपने को पूरा करता? क्या मैं और ज्यादा उद्देश्यपूर्ण जीता? असल में हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारा आखिरी दिन कब आएगा। तो शायद आज को आखिरी दिन मानकर जीना हमें बिना किसी पछतावे, सच्चाई से और एक संजीदगी के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसा कि सेनेका कहते हैं, जो तुम्हें तुरंत करना चाहिए उसे आदत से टालो मत। जब हम अपने मरने को जीते हुए महसूस करते हैं तो हम सभी डर से मुक्त हो जाते हैं और उस जीवन को जीने के लिए प्रेरित होते हैं जो हम सच में चाहते हैं। 6. What's the opportunity in this challenge? हम सभी के पास वो दिन होते हैं जब लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। ऐसे वक्त में हमारी इच्छा शक्ति का परीक्षण होता है। उन पलों में हार मानना आसान होता है, लेकिन क्या होगा अगर हम इन मुश्किलों को देखने का तरीका बदलें? क्या होगा अगर हम इन्हें रुकावट की बजाय विकास के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करें? महान स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, जो रुकावट होती है वही काम को बढ़ाती है, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक उदाहरण नहीं है, यह हमें विपत्तियों को फायदे में बदलने की चुनौती देता है। जो चुनौतियां हमारे रास्ते में रुकावट डालती हैं, वो सिर्फ दीवार नहीं है, वो वे ही साधन हैं जिनके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। रुकावट खुद एक अवसर है। मार्कस ऑरेलियस की जिंदगी को देखें। उनके शासनकाल के दौरान उन्हें युद्ध, महामारी और राजनीतिक टर्मोइल का सामना करना पड़ा। इन संकटों को उन्होंने खुद को एक व्यक्ति और नेता के रूप में विकसित करने के रूप में इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि ये उन्हें तोड़ डालते। एंटोनी महामारी, जिसने रोम को तबाह कर दिया, उन्हें तोड़ सकती थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हालात का सामना किया, संघर्ष और हिम्मत के साथ नेतृत्व किया और एक वैश्विक आपदा को अपने नेतृत्व को साबित करने का मौका बना लिया। मार्कस के लिए महामारी कोई रुकावट नहीं थी, यह एक ऐसी कड़ी परीक्षा थी जिसने उनकी संकल्प को और मजबूत किया। हम भी इस मानसिकता को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सोचिए, जो रुकावटें आप अभी सामना कर रहे हैं वो क्या हैं? क्या वो काम में कोई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है, या फिर व्यक्तिगत संघर्ष है, या कुछ नया करने को लेकर अनिश्चितता है? इसके बजाय कि आप इस मुश्किल को कितना कठिन मानें, उस सोच को इस बात पर केंद्रित करें कि यह कैसे आपको इस अनुभव से कुछ सीखने का मौका दे सकता है। खुद से सवाल करें, मैं इस स्थिति से क्या सीखने वाला हूं? यह मुझे किस तरह से ताकत दे रहा है? यह रुकावट मुझे बेहतर इंसान बनने में किस तरह मदद कर सकती है? यह नजरिया बदलने से चुनौती कम कठिन नहीं होती, लेकिन यह उसे ज्यादा संभालने योग्य बना देता है। जब हम रुकावटों को अवसर के रूप में देखते हैं तो हम खुद को एक्शन लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। हर पिछड़ापन एक मौका है बढ़ने, ढलने और संकल्प को मजबूत करने का। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती से रूबरू हों तो याद रखें, जो रास्ता आगे है वह शायद सबसे आसान नहीं होगा, लेकिन वही वो रास्ता होगा जो आपको सबसे ज्यादा आकार देगा। रुकावट दुश्मन नहीं है, वह मार्गदर्शक है। जो रुकावट है वही एक्शन है, जो आपके रास्ते में खड़ा है वही रास्ता है। 7. Am I being driven by reason or emotion? कितनी बार हम अपने जज्बातों में बहकर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं और अपनी भावनाओं को, अपनी हरकतों को चलाने देते हैं। उन पलों में हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन बाद में हम यह सवाल करते हैं कि क्या हमने सही समझदारी से काम लिया। ऐसे समय में हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं तर्क से चल रहा हूं या अपनी भावनाओं से? स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस
बहुत समझदार थे जब उन्होंने कहा, अपनी जिंदगी के पूरे परिप्रेक्ष्य पर सोचने से खुद को न दबाओ। जो हालात अभी सामने हैं उसी पर ध्यान दो। यह हमें वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करने और हर चुनौती का सामना स्पष्ट दिमाग से करने की याद दिलाता है, न कि उन भावनाओं या ख्यालों से घिरे हुए जो सब कुछ गलत होने के बारे में हो सकते हैं। यह आसान है कि हम बड़े चित्र में खो जाएं, लेकिन मार्कस हमें अपनी समझ से यह सिखाते हैं कि समझदारी से काम करने का तरीका है वर्तमान में बने रहना। जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तो वे हमारे फैसले को धुंधला कर देती हैं। डर हमें बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर करता है। गुस्सा हमें ऐसी हरकतें करने के लिए प्रेरित करता है जिन पर हम बाद में पछताते हैं। इच्छा हमें शॉर्टकट्स की ओर खींचती है जो हमारे मूल्यों से समझौता करते हैं। इसके विपरीत तर्क हमें कदम पीछे हटाने, स्थिति का मूल्यांकन करने और ऐसे फैसले लेने की अनुमति देता है जो हमारे मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। तर्क भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि यह उन्हें संतुलित करता है, जिससे सोच समझकर एक्शन लेने की जगह बनती है। मार्कस ऑरेलियस के बारे में सोचें। जब एंटोनी महामारी आई, उनका साम्राज्य बुरी तरह बिखरा हुआ था और मौत का मंजर बहुत बड़े पैमाने पर था। आतंक उनके मन को घेर सकता था, लेकिन उन्होंने तर्क को मास्टर किया था ताकि वह ऐसे संकटों से निपट सकें। उन्होंने उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वह नियंत्रित कर सकते थे, अपनी नेतृत्व क्षमता, लोगों की जरूरतों का जवाब देना और स्टोइक गुण। वह आपदा के विशाल आकार में खोए नहीं। उन्होंने जो हालात सामने थे उस पर ध्यान दिया, शांत और अनुशासित होकर नेतृत्व किया। यही है तर्क की ताकत। जब हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे सामने है, तो हम भावनाओं के कारण ठहर नहीं जाते। हम अपने एक्शन पर विचार करते हैं और यह समझते हैं कि क्या वह हमारे मूल्यों के हिसाब से है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपनी भावनाओं से प्रतिक्रिया दे रहा हूं या तर्क से जवाब दे रहा हूं? रुको, गहरी सांस लो और वर्तमान में खुद को केंद्रित करो। यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तर्क का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं। इसका मतलब है कि आप उन्हें अपने एक्शन को सूचित करने दें, न कि उन पर काबू पाने दें। जब हम तर्क से नेतृत्व करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। 8. What example am I setting for others? हर दिन हजारों छोटे तरीकों से हम अपने आसपास के लोगों के लिए एक उदाहरण बनाते हैं। हमारी क्रियाएं, हमारे चुनाव, यहां तक कि हमारा रवैया शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। सवाल यह है, मैं दूसरों के लिए कौन सा उदाहरण पेश कर रहा हूं? क्या हम उस तरीके से जी रहे हैं जो हमारे द्वारा दावा किए गए मूल्यों को दर्शाता है, या हम बस बातों की बात करते हैं बिना उसे असल जिंदगी में लागू किए? एपिक्टेटस, स्टोइक फिलॉसफर, का सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश है, अपनी फिलॉसफी को समझाने की कोशिश मत करो, उसे अपने जीवन में उतारो। एक ऐसे युग में जहां हर कोई अपनी ओपिनियन रखना चाहता है, यह याद दिलाना कि यह केवल साहस, दया या अनुशासन जैसे गुणों की बातें नहीं हैं, बल्कि उन्हें जीने का तरीका है। हमारे काम ही यह दिखाते हैं कि हम असल में कौन हैं। कठिनाइयों में हम कैसे खुद को संभालते हैं, रोजमर्रा की बातचीत में दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, अपना समय हम किस तरह खर्च करते हैं। इन सारी चीजों से दूसरों को हमारे मूल्यों के बारे में ज्यादा पता चलता है जितना कोई भाषण या उपदेश दे सकता है। मार्कस ऑरेलियस के बारे में सोचिए। जब एंटोनी महामारी आई, वह सिर्फ एक सम्राट नहीं थे जो स्टोइक सिद्धांतों की बात करते थे, वह इन्हें अपने जीवन में उतारते थे। जब रोम पर महामारी का हमला हुआ तो वह डर के बजाय जिम्मेदारी से नहीं भागे, बल्कि शांति, स्पष्टता और दया के साथ नेतृत्व किया। उनका उदाहरण उनके शब्दों में नहीं था, बल्कि उस समय में उनके व्यवहार में था। उनके लोग उनके भाषणों से नहीं, बल्कि उनके कार्यों से सीखते थे। दुखों का सामना करते हुए उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि किस तरह एक व्यक्ति को सद्गुणी बने रहना चाहिए। हम में से सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम जो कहते हैं उसे असल में कैसे जीते हैं। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो हम अपने जीवन से दुनिया तक भेजते हैं।
आपके शब्द क्या कहते हैं? क्या आप कठिन समय में भी ईमानदारी दिखा रहे हैं? क्या आप परिस्थितियों और चुनौतियों के प्रति रेजिलियंस दिखा रहे हैं? क्या आप उन लोगों के साथ भी सम्मान और दया दिखा रहे हैं जिनसे आपको मिलना पड़ता है, यहां तक कि मुश्किल वक्त में भी? हम सभी को उदाहरण पेश करने का जिम्मा सौंपा गया है, चाहे हम जानबूझकर या अनजाने में यह कर रहे हों। हर चुनाव दूसरे को प्रभावित करता है, चाहे वह सहकर्मी हो, दोस्त हो या सड़क पर चलते हुए अजनबी। लोग हमें देख रहे हैं, यह जानने के लिए नहीं कि हम क्या कहते हैं, बल्कि यह जानने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपना दिन बिताते हैं, खुद से यह सवाल पूछिए, मैं दूसरों के लिए कौन सा उदाहरण पेश कर रहा हूं? क्या यह वह उदाहरण है जिस पर आपको गर्व है? अगर नहीं, तो अब इससे बेहतर समय नहीं हो सकता अपने कर्मों को अपने मूल्यों से मेल खाने के लिए। दुनिया को और अधिक व्याख्याओं की नहीं, बल्कि सद्गुणों को जीने वालों की जरूरत है। उदाहरण बनिए। 9. हु इज माई ट्रू टीचर इन दिस मोमेंट? हर पल हमें कुछ सीखने का मौका देता है। कितनी बार हम जिंदगी की तेजी में इस हद तक खो जाते हैं कि सामने जो पाठ मौजूद है उसे पहचान नहीं पाते। जब कोई कठिनाई आती है तो हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, इस वक्त मेरा असली शिक्षक कौन है? एक स्टोइक फिलोसोफर सम्राट के तौर पर मार्कस ऑरेलियस हमें एक सख्त हकीकत बताते हैं, आप कुछ न करके भी अन्याय कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम सक्रिय रूप से नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि यह भी कि अक्सर कुछ न करना, नजरअंदाज करना और बचना अपने आप में एक तरह के परिणाम लाते हैं। जब हम मुश्किल या चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम खुद को कमजोर, अभिभूत या फिर यह न समझते हुए पा सकते हैं कि क्या किया जाए। लेकिन मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि इन्हीं पलों में हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका होता है, अगर हम इसे पहचानने की कोशिश करें। अक्सर जो असली शिक्षक होता है वह बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया होती है। एक मुश्किल सहकर्मी, एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट या एक व्यक्तिगत झटका, ये सिर्फ सहने की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये बढ़ने के मौके बन सकते हैं। ये हमें धैर्य, रेजिलियंस और परिस्थिति पर अपना नियंत्रण दिखाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि बाहरी घटना क्या है, बल्कि यह है कि हम भीतर से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण लें, जब उन्होंने रोम को एंटोनी महामारी के दौरान नेतृत्व किया। वह बीमारी और निराशा से घिरे हुए थे और लोगों की नजरें उन पर मार्गदर्शन के लिए थीं। एक ऐसी स्थिति जो सोचने से परे थी, मार्कस न तो पीछे हटे और न ही अपनी भावनाओं को अपनी दिशा तय करने दिया, बल्कि यह स्थिति उनके लिए एक परीक्षा बन गई, जिसमें उन्होंने स्टोइकवाद, अनुशासन और सेवा जैसी गुणों को दिखाया। उन्होंने संकट को शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखा जो उन्हें उन गुणों को प्रदर्शित करने का मौका दे रहा था। वह हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी चुनौती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे असली रूप को दिखाने का एक अवसर होती है। आपके बारे में क्या? जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो आपका शिक्षक कौन है? वो परिस्थितियां या आपकी अपनी अंदरूनी समझ जिसे आपने अभी तक पूरी तरह से अपनाया नहीं है? यही वो पल होता है जब हमें यह समझ में आता है कि हर कठिनाई में एक सीख होती है और पीड़ित बनने की सोच से शक्तिशाली बनने की सोच में बदलाव आता है। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो खुद से यह सवाल पूछिए, इस पल में मेरा असली शिक्षक कौन है? हो सकता है कि यह कठिनाई हो, या फिर यह हो कि मैं किस तरह से प्रतिक्रिया करता हूं। हर पल हमें कठिनाई को आत्म सुधार का एक शक्तिशाली उपकरण बनाने का मौका देता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, डीजी स्टोइसिज्म चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप भविष्य के वीडियो मिस न करें। अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में हिचकिचाएं नहीं।